नमस्कार स्टूडेंट, मैं दीपक गुप्ता क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी में आपका स्वागत करता हूं बेटा। क्लास 11th के लिए बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अकाउंटेंसी दैट इज़ अ बैकबोन ऑफ कंप्लीट कॉमर्स लाइन। तो अकाउंटेंसी सबसे मेजर सब्जेक्ट है बेटा, और आज इसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए वीडियो बनाई गई है। बट अकाउंटेंसी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बेटा जो एक वीडियो में या एक लेक्चर में कवर होगा, ये आपको भी पता है। डे बाय डे जैसे जैसे आप लेक्चर देखेंगे इसकी नॉलेज अपग्रेड होगी, इम्प्रूव होगी। बट मैं ये चाहूँगा कि आप बेसिक से इसको करें, क्योंकि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर, अकाउंटेंसी इज़ द नेम ऑफ बेसिक्स। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको अकाउंटेंसी के अंदर ये पता होना चाहिए कि जब हम अकाउंट्स सब्जेक्ट यहाँ पर रीड करेंगे, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो बेटा अकाउंट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप एक बिजनेसमैन के साथ है, एक बिजनेस के साथ है। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो बेटा, अगर मैं कोई भी एक बिजनेस टाइकून या स्मॉल बिजनेस या कोई भी बेटा शॉप का एग्जांपल लूँ, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो देखिए सामने आपके एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के अंदर बेटा जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस के मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं बेटा उनके माइंड में दो क्वेश्चन जरूर क्रिएट होते हैं, और इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बेटा अकाउंटेंसी में हमें मिलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ मच प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस। अगर आप बिजनेस के ओनर हैं तो बेटा ये माइंड में जरूर आएगा कि भाई मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया। तो इसको जज करने के लिए बेटा सबसे पहले देखिए, बिजनेस को मैं किसी को भी जज करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मेरे लिए क्या है? सबसे पहली चीज़ मेरे लिए ये है कि प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो अकाउंटिंग हेड्स की नॉलेज होना जरूरी है। अभी मैं अकाउंटिंग हेड को डिटेल में तो नहीं लेके चलूँगा बेटा, अभी साथ साथ इसको लेके चलेंगे, बट आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि क्या क्या अकाउंट्स के अंदर हेड्स हैं हमारे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पूरे साल में हमने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है, जितना भी बेटा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, जितनी भी हमने रिसीविंग करी है, अगर उस रिसीविंग में से, रेवेन्यू में से हम जितना भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, रेंट ऑफ द शॉप, एडवर्टाइजमेंट, स्टाफ सैलरी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस incurred by the businessman to run the business। तो फिर हम लोग बेटा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के डिफरेंस से ये जज कर सकते हैं कि हाउ मच द प्रॉफिट अर्न, और प्रॉफिट हमें हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए तो बेटा लॉस हो सकता है। बट ये चीज़ कंफर्म है कि इसके लिए बेटा मुझे दो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। नंबर वन, मुझे बिजनेस में रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिवेन्यूज़, मुझे बेटा अपने सारे रिवेन्यूज़ की एक लिस्ट बनाकर उसको रिकॉर्ड मतलब लिखना जरूरी है बुक में। और दूसरा बेटा एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाकर उसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि कितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो इसके लिए मुझे दो मेजर हेड्स की नॉलेज होना जरूरी है बेटा, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। तो इनके बारे में बेटा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया था, हमारे माइंड में क्या चलता है एज ए बिजनेसमैन, व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बाद बेटा कि मेरी आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए बच्चे, क्योंकि अभी आप लोग 11th क्लास में हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो बेटा देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम सुनते हैं ना बेटा कि दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके पास बहुत अच्छा अपना पैसा सेटअप है बिजनेस का, इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और कोई आदमी बेटा कर्जे के नीचे दबा होता है, बहुत सारे उसके ऊपर लोन्स हैं, तो हम कहेंगे यार फाइनेंशियली ही इज़ नॉट सो सॉलिड, ही इज़ वेरी वीक, फाइनेंशियली वो बहुत वीक है। तो यही बेटा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए बेटा मुझे तीन हेड्स की नॉलेज होना जरूरी है। नंबर वन, दैट इज द एसेट्स, सेकंड इज द लायबिलिटीज, एंड थर्ड इज द कैपिटल। ये तीन हेड भी बेटा हमारे लिए नहीं है, जिनको हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए बेटा क्या समझना जरूरी है आपको। देखिए एसेट्स का अभी एक छोटा सा मीनिंग यहाँ बताया तो मैं एक नैरो सेंस में, आपका जो बिजनेस एम्पायर है बेटा, आपने जो बिजनेस के अंदर जितने भी वैल्यूएबल आइटम परचेज की हुई हैं,
जिनके ओनर आप हैं और जो आपके बिजनेस चलाने में हेल्प कर रही हैं। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो बिजनेस के अंदर मैंने एक शॉप परचेज करी, शॉप के अंदर बेटा फर्नीचर लगवाया, ठीक है ना। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है तो बेटा मैंने गारमेंट्स भरा, जिसको मैं इन्वेंट्री कह सकता हूँ, स्टॉक। और मैंने बेटा कस्टमर के बैठने के लिए चेयर्स वगैरह डलवाई, एक एसी लगवाया। तो ये सारी चीज़ें बेटा कहीं ना कहीं, एक कंप्यूटर लगवाया अपने बिलिंग के लिए। तो ये सब मेरे अपनी एसेट्स हैं, मेरा बिजनेस एम्पायर है, मेरी संपत्ति है अगर मैं उसका ऑनर हूँ। तो बिजनेस में सारी वैल्यूएबल आइटम विच इज ओन्ड बाय यू एंड हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा बेटा, जो वैल्यूएबल आइटम है बिजनेस के अंदर, जिसके ऑनर आप हैं, जो बिजनेस को स्मूथ रन करने में हेल्प करती हैं, वो सभी मेरी एसेट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर एक इक्वेशन आई हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसे इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखिए अगर एसेट्स की बात करें तो मान लीजिए मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपीज की एसेट्स है, मतलब मैंने 5 लाख रुपए का अपना बिजनेस एम्पायर सेटअप किया हुआ है। एक छोटी सी अमाउंट लेते हैं बेटा, भाई 5 लाख रुपए में मेरे पास एक शॉप है, उसके अंदर फर्नीचर है, ठीक है ना, मैंने स्टॉक भर रखा है और जो भी चीजें मेरे पास। अब इस 5 लाख रुपए का बेटा अरेंजमेंट कहां से हुआ? अब 5 लाख रुपए का जो अरेंजमेंट है बेटा, वो 2 जगह से हो सकता है। या तो मैं अपने पास से अपना पैसा लगाऊं, या फिर मैं बाहर से कहीं से उधार लूं। तो बेटा जितना भी इस 5 लाख रुपीज में से मेरे ऊपर उधार है, दैट इज माई लाइबिलिटीज इन अकाउंटेंसी। बेटा इसको हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब बेटा उधार। तो यहां पर लाइबिलिटीज क्या है बेटा? इस एग्जाम्पल में मैंने 4 लाख रुपीज लाइबिलिटी ली हुई है। तो भाई 4 लाख रुपीज लाइबिलिटी का मतलब मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, या आज की डेट में मेरे पास 5 लाख रुपए का बेटा बिजनेस सेटअप है, इसमें से 4 लाख रुपीज मैंने उधार लिया हुआ है, मतलब मुझे बाहर वालों को वापस देना है। और मेरा जो अपना पैसा है बेटा, दैट इज कॉल्ड माई कैपिटल। कैपिटल का मतलब मनी और एनीथिंग इंट्रोड्यूस बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस। तो बिजनेस में जो आपका अपना पैसा है बेटा, वो 1 लाख रुपीज है। तो बच्चे पहली बात तो देखिए, ये एक इक्वेशन बन जाती है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि लेटर ऑन बेटा हम लोग चैप्टर में करेंगे आगे जाकर। बट फिलहाल एक अकाउंट्स को समझने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि एसेट्स जो भी है वो या तो आपका अपना पैसा होगा बेटा उसके अंदर, या फिर लोन होगा, लायबिलिटी होगी। तो वी कैन से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जैसा कि इस एग्जाम्पल में बेटा दिख रहा है कि 5 लाख रुपीज बेटा यहाँ पर एसेट्स है, जिसमें से 4 लाख की लायबिलिटी और 1 लाख की हमारी अपनी कैपिटल है। सो व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन इन दिस केस? सो बेटा मैं कह सकता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत वीक है, क्योंकि अगर आउट ऑफ द 5 लाख 80% ऑफ द पोर्शन बेटा आप लायबिलिटी के ऊपर स्टैंड करते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस में से टोटल सेटअप में से 80% बाहर वालों को देना है, तो आपकी पोजीशन तो बेटा वीक हुई ना। और अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल कुछ ऐसा ले लूं कि 5 लाख में से बेटा 1 लाख रुपीज लायबिलिटी और 4 लाख मेरा अपना है, तो यस कुछ कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर। मैं कह सकता हूं कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई फाइनेंशियल पोजिशन। मेरी फाइनेंशियल पोजिशन मेरी स्ट्रॉन्ग है बेटा इस टाइम। सो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की नॉलेज भी बिजनेस के लिए जरूरी है। तो बेटा इस तरह से ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो दीज आर द टोटल 5 हेड्स। ये 5 हेड्स बन जाते हैं बेटा यहां पर अकाउंट्स के अंदर। कौन कौन से 5 हेड्स बेटा, जो मैंने आपको बताया अभी भी। भाई मुझे नॉलेज होना जरूरी है बेटा एसेट्स की, मुझे नॉलेज होना जरूरी है बेटा लायबिलिटीज की, मुझे नॉलेज होना जरूरी है बेटा कैपिटल की, मुझे नॉलेज होना जरूरी है एक्सपेंसेस की, और मुझे नॉलेज होना जरूरी है रिवेन्यू की। और बेटा क्लास 11th अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, जहां भी आप जाते हैं, अकाउंट्स इन्हीं 5 हेड्स के अंदर है बेटा। अकाउंट्स की दुनिया इस 5 हेड के अंदर समाई हुई है बेटा। तो जैसे किसी भी आप टेबल को देखते हैं बेटा, ये टेबल आप देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये टेबल स्टैंड कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। स्टैंड करने के लिए बेटा उसके लेग्स, और वो भी सॉलिड लेग्स, मजबूत पैर होने जरूरी हैं। बिल्डिंग को स्टैंड करने के लिए बेटा एक सॉलिड पिलर होने जरूरी है। तो ये भी हमारे सॉलिड पिलर हैं बेटा, हमारी टेबल को जो मजबूत बनाते हैं। अब ये टेबल मान लीजिए बेटा आपका कैरियर हो गया, कॉमर्स कैरियर हो गया आपका टेबल।
अब ये टेबल कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी बेटा, क्योंकि इसके लेग नहीं है, बट हम एक एक करके अगर इसमें लेग लगाते जाएं तो देखिए, एक लेग बेटा हमने सपोज यहाँ पर एसेट्स का यूज़ कर लिया, एक लेग हमने कैपिटल का यूज़ कर लिया बेटा, एक लेग हमने रेवेन्यू का यूज़ कर लिया, एक लेग हमने बेटा यहाँ पर एक्सपेंसेस का यूज़ कर लिया, तो टेबल स्टैंड हो गई। लेकिन अगर बीच में हम एक और सपोर्ट दे दें तो ये टेबल बिल्कुल 100% सॉलिड हो गई। तो बेटा ये जैसे टेबल 5 लेग्स लगा दिए गए हैं जिस टेबल को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ऐसे ही बेटा आपकी कॉमर्स की बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यही 5 पिलर हैं जो हमें बेटा इम्प्रूव करके चलने हैं। और ऐसी बात नहीं है 5 पिलर सिर्फ नॉलेज है बेटा, आपके अकाउंट्स के सिलेबस में भी पहले 10 चैप्टर इन्हीं 5 पिलर के ऊपर ही है। हालांकि अकाउंट्स तो बेटा पूरा इन 5 पिलर के ऊपर है, लेकिन फर्स्ट 10 चैप्टर में तो बेटा आप सिलेबस में भी यही 5 पिलर सीखेंगे। तो फॉर्मली अगर हम बात करें तो बेटा अकाउंट्स के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं थ्योरी से। अगर हम बुक भी देखें तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में भी पहले 2-3 चैप्टर थ्योरी के। नेचुरल है बेटा, थ्योरी जरूरी होती है। थ्योरी में जब तक आप समझेंगे नहीं एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, तो बेटा आगे कैसे बढ़ेंगे। बट अभी हम फॉर्मल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार बेटा इनको पहले एक बार वर्बली समझ लेते हैं कि आखिर ये हेड्स हैं क्या, और इन हेड्स के अंदर क्या क्या समराइजेशन है। तो बेटा आज के लेक्चर में सारे हेड्स तो बेटा बहुत वास्ट हैं, बट आज के लेक्चर में कम से कम हम एसेट्स को कंप्लीट करेंगे, सो डैट आपको एसेट्स की नॉलेज होना जरूरी है बेटा। धीरे धीरे फिर कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आइए बेटा स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स के सबसे मेजर हेड अकाउंट्स में एसेट्स क्या होती है। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है बेटा सिंपली मीनिंग संपत्ति। आप कहते हैं ना भाई मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एसेट्स। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चे एक बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर एसेट्स हम किसे कहते हैं बेटा, दोज वैल्यूएबल आइटम विच आर owned by the business and help in smooth running of the business are called assets। तो बच्चे यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही 3 चीजें यहां पर कंसिडर की गई है। वैल्यूएबल आइटम, ओन्ड बाय यू, बिजनेस के ओनरशिप में होनी चाहिए और बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगी, तो दीज आर माई एसेट्स। तो बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए बेटा जो भी चीजें जिसके ओनर आप हैं वो आपके एसेट्स है। ओनर का मतलब जिसके ऊपर आपका राइट्स है। अब आइए बेटा एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे एसेट्स को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें सब आइटम है, उनको एक एक करके रीड करते हैं। एसेट्स को अगर टेक्निकली देखें तो बेटा वी कैन बाइफरकेट द एसेट्स इनटू द 2 पार्ट्स। नंबर 1 दैट इज द करंट एसेट्स एंड नंबर 2 दैट इज द फिक्स एसेट्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है एक बारी इन शॉर्ट में बताया तो बड़ा सिंपल है बेटा। जो एसेट्स आपकी ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर बेटा या तो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर आप इसको रीसेल कर देते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। मतलब बार बार चेंज होती रहती है बेटा, इनकी इमेजिनेशन कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, पुरानी चली आती है नई आ जाती है, तो इसलिए इनको करंट एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट्स मतलब पर्टेनिंग टू करंट ईयर ओनली। और बेटा फिक्स एसेट्स, बिजनेस में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि एक बार परचेज कर ली तो उनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है, 12 महीने के अंदर आपको उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए, अपनी शॉप के लिए, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो ये सब बेटा लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। तो जो एसेट्स शॉर्ट टर्म लाइफ के साथ आती हैं करंट एसेट्स, जो एसेट्स बेटा लॉन्ग टर्म के साथ आती है लाइफ के साथ फिक्स एसेट्स। अब करंट एसेट्स देखिए क्या है यहाँ पर, एसेट्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग और यूज इन प्रोडक्शन और इट कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू कैश। तो बेटा या तो जिसको आप रीसेल कर लेंगे या यूज कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, और जिनको कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, दीज आर माई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को अगर हम देखें तो बेटा बिजनेस में बहुत सारी करंट एसेट्स होती हैं, जस्ट लाइक कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and prepaid expenses, bill receivable, सॉरी बेटा।
तो बेटा ये सारी ही हमारी करंट एसेट्स हैं। अब नेचुरल है, इनका 1 by 1 मीनिंग क्या है डिटेल में समझते हैं, बट आप एक बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एसेट्स बिजनेस की एसेट्स है। बिजनेस के ओनर की कोई भी पर्सनल एसेट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। तो ये सारी एसेट्स बेटा ऐसी हैं जिनके अंदर तीनों फीचर आएंगी, वैल्यूएबल हैं, आप इनके ओनर हैं और बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही हैं। और ये करंट एसेट्स क्यों है बेटा? क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइफ होती है। जैसे कि सबसे पहली एसेट्स, आइए बेटा एक एक करके एसेट्स समझते हैं। सबसे पहली एसेट्स है बेटा इसके अंदर कैश। देखिए आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस को चलाने के लिए बेटा एक वर्किंग कैपिटल मतलब एक कुछ कैश हमेशा शॉप पे रखते हैं, डेली की ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए, कुछ खर्चे करने के लिए। तो जो भी मनी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस में जो बेटा आपने पैसा रखा है वर्किंग कैपिटल के, दैट इज अ कैश। और कैश दैट इज योर करंट एसेट्स, क्योंकि बेटा बार बार कम ज़्यादा होगा, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबल तो नहीं है, तो इसलिए करंट एसेट्स। इसके बाद बेटा बैंक, आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन बेटा बैंक के थ्रू भी करेंगे, बिजनेस है तो जरूरी तो नहीं हर जगह कैश ट्रांजैक्शन हो। आपने गुड्स बेचा, आपके पास चेक आया, ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया, आपने गुड्स खरीदा, आपने चेक दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर करी, तो डेट मीन्स जो भी आपके पास बैंक में मनी डिपॉजिट है बेटा, दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। करंट एसेट्स क्यों है बेटा? ये भी, इनकी लाइफ भी 1 साल से कम है। आज बैंक में पैसा है, कल बेटा खत्म हो जाएगा, परसों नया आएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से रेगुलर रोटेशन चलता रहता है बेटा इनके अंदर, बट है बिजनेस को चलाने के लिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट करंट एसेट्स हमारी, आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा आपके आगे 2 शॉप का एग्जाम्पल है। अब लेफ्ट हैंड में हम देखें तो इनकी ग्रोसरी शॉप है, तो इन्होंने बेटा ग्रोसरी जो भर रखी है दुकान में बेचने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ऐसी इनकी कॉस्मेटिक ज्वेलरी की शॉप है बेटा, चूड़ियों की दुकान है, तो इन्होंने जो कॉस्मेटिक्स और बैंगल्स वगैरह दुकान में रखे हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो ये क्या है बेटा? इन्वेंट्री, गुड्स विच इज स्टोर बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। आपने बेटा रीसेल करने के लिए जो सामान खरीदा है, ऐसा नहीं अपने लिए। अब मान लीजिए ये अपने लिए कंप्यूटर लाते हैं कैलकुलेशन के लिए, अपनी चेयर लाते हैं बैठने के लिए, अपनी शॉप के लिए काउंटर बनवाते हैं, तो ये इन्वेंट्री नहीं है बेटा। इन्वेंट्री का मतलब आपका जिस चीज का काम है, फॉर एग्जांपल आपका अगर गारमेंट्स का काम है बेटा तो गारमेंट्स आपके लिए इन्वेंट्री हुआ, आपकी मेडिकल शॉप है तो मेडिसिन आपके लिए इन्वेंट्री हुई बेटा, आपका शूज का शोरूम है तो बेटा शूज आपके लिए इन्वेंट्री हो गए। तो जो पर्पज ऑफ रीसेल है बेटा, तो कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ये सब बिजनेस चलाने में काम आ रही हैं, सब करंट एसेट्स हैं बेटा। ये एक और करंट एसेट पढ़ते हैं बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मान लीजिए आपकी शॉप पे, तो बेटा शॉप पे 2 तरह के कस्टमर आते हैं, एक जो कैश में सामान खरीदते हैं और एक जो उधार पे सामान खरीदते हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया गया सीमा जी ने 10,000 का गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया। अब बच्चे होगा क्या? क्रेडिट पर खरीदने वाला कोई एक कस्टमर तो नहीं है, पूरे साल में पता नहीं कितने कस्टमर आते होंगे और हर 2 महीने में 3 महीने में उनसे पैसे भी आते रहते होंगे। तो टेक्निकली बेटा नाम तो सबका कस्टमर का अलग अलग है, लेकिन आपके लिए जो एक कॉमन हेड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। बी साइलेंट होता है बेटा इसमें, इसको कैसे रीड करेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? डेटर्स। तो डेटर इज ए पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेसमैन ऑन क्रेडिट। आपने जिनको भी उधार पे माल बेचा है बेटा, उन सबका नाम आप डायरी में लिख लेते हैं और साथ में अमाउंट कितनी लेनी है, तो वो आपके डेटर्स बन जाते हैं। डेटर्स का मतलब हुआ बेटा टेक्निकली देनदार, मतलब वो पैसा हमें देंगे, देनदार है हमारे वो। अब डेटर हमारी एसेट्स क्यों है बेटा? डेटर एसेट्स इसलिए क्योंकि इनके पास जो हमारे 10,000 रुपए हैं वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एसेट्स है बेटा। तो ऐसा नहीं कि सीमा जी या मोहन जी या सोहन जी ने अगर गुड्स परचेज किया तो वो डेटर है बेटा, वो तो डेटर हैं, लेकिन वो एसेट्स नहीं है उनके पास, जो मेरा पैसा है वो एसेट्स है। तो डेटर भी यहाँ पर एसेट्स है। और करंट एसेट्स क्यों बेटा? क्योंकि जब आप क्रेडिट पे गुड्स बेचेंगे तो होगा क्या बेटा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पैसे ले लेंगे। कभी ये जनरली ऐसा नहीं होता कि 1 साल तक डेटर रहेंगे, तो इसलिए ये भी हमारी करंट एसेट्स है बेटा।
अब ऐसे ही पैसा आपको किसी से लेना है तो बेटा इसके बाद कभी कभी बिजनेस है बेटा, तो बिजनेस के अंदर फेथ अलग चीज़ है और बिजनेस प्रोसेस अलग चीज़ है। तो आप बच्चे एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। अगर वही सीमा जी मान लीजिए आप परचेज करने आती है, लेकिन आप सीमा जी को कहते हैं सीमा जी एक एग्रीमेंट बना देते हैं जिसके अंदर मैं आपके लिए एक ऑर्डर लिख दूंगा कि आपने जो मेरे से माल खरीदा है, वैल्यू रिसीव करी है, उसके बदले में आप मुझे 10,000 3 महीने बाद देंगे। और यहाँ पर बेटा कोर्ट के स्टैंप लगकर उनके साइन हो जाते हैं। तो बेटा ये एग्रीमेंट भी आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि इस पर भी आपको 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल, ए रिटन ऑर्डर टू पे द मनी इन नियर फ्यूचर फॉर द वैल्यू ऑलरेडी रिसीव्ड। जो बेटा वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है उसके बदले में एक रिटर्न ऑर्डर है बेटा, ये दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। ये भी करंट एसेट्स है बेटा और ये डेटर की तरह ही है। आप ये मान लीजिए कि जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनको सिर्फ नाम से आपने कॉपी में लिख दिया तो वो डेटर बन गए, और जहां पैसा लेने के लिए आपने एक बिल साइन करवा लिया वो बिल रिसीवेबल बन गया। लेकिन दोनों का पर्पस तो सेम ही है बेटा। बस बिल का क्या है बेटा, आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी को 10,000 देने भी हैं तो आप ये बिल उसको दे सकते हैं कि भैया मेरी जगह इसका पैसा आप ले लेना। तो है ये भी आपकी एसेट्स बेटा। अब करंट एसेट्स में बेटा हमने क्या क्या किया अभी तक? हमने बेटा कैश पढ़ा, हमने बैंक समझा, हमने बेटा इन्वेंट्री को समझा, इन्वेंट्री के बाद बेटा हमने डेटर्स को समझा और बिल रिसीवेबल को समझा। अब इसके बाद कुछ और करंट एसेट्स हैं जो टेक्निकली आपके लिए हो सकती हैं अभी स्टिल, लेकिन धीरे धीरे उनका यूज बढ़ेगा बेटा। एक और करंट एसेट्स है आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां पर क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि भाई एक्सपेंसेस एसेट्स कैसे बन गए? तो बेटा एक्सपेंसेस एसेट्स नहीं बने। अगर एक्सपेंसेस को आप एडवांस पे करते हैं तो वो आपके एसेट्स बनता है, जिसके अंदर आता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। आप प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपने बेटा प्रीपेड का मतलब क्या है, आपने प्रीपेड मतलब एडवांस में टॉक टाइम परचेज किया हुआ है, तो भाई जितने टाइम का एडवांस टॉक टाइम है वो आपकी एसेट्स है। आप बिजनेसमैन हैं, आपने मान लीजिए अपनी शॉप का रेंट 6 महीने का एडवांस दे दिया बेटा, तो भाई 6 मंथ्स के लिए वो शॉप बेटा आपकी हो गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रीपेड रेंट। आपने अपने सेल्समैन को बेटा स्टाफ को सैलरी एडवांस दे दी, सो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड सैलरी। मतलब भाई अगर 3 महीने की मैंने एडवांस सैलरी दे दी तो 3 महीने तक अब वर्मा जी जो आपके सेल्समैन है आप ही के अंडर काम करेंगे, वो भी आपके एसेट्स है बेटा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are to be incurred in the future but the amount for the same has already been paid in advance। खर्चे जो होने थे फ्यूचर में बट आपने पेमेंट आज ही कर दी, तो जितने दिन की पेमेंट कर दी उतने दिन के लिए बेटा अब आपके एसेट्स, जैसे कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड बिल। तो कोई भी चीज़ अगर आप एडवांस पे कर देते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग जितने टाइम के लिए बेटा आपने एडवांस पेमेंट करी है उतने टाइम के लिए आपकी एसेट्स बन जाती है। इसके बाद बेटा करंट एसेट्स के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो एक्रूड इनकम। अब बच्चे यहां पर एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम का मतलब बेटा यहां पर कोई भी इनकम जो आपके लिए बेटा ड्यू हो गई है बट अभी तक आप तक पहुंची नहीं है, इनकम ड्यू बट येट टू बी रिसीव्ड, तो वो हमारी एक्रूड इनकम बन जाती है बेटा। जैसे these are the income which has been earned during the current accounting year but have not been received till the end of the year। भाई मैंने इस साल कमा लिया पर मुझे इस साल अभी तक मिली नहीं है। जैसे कि बेटा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन। अब भाई मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और उसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो बेटा आपकी इनकम तो बन गई बट अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है। और अकाउंट्स के अंदर बेटा वी आर ऑल ऑनेस्ट, हम ये मान के चलते हैं जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम अकाउंट्स एक्रूअल बेस पर बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा कि अकाउंट्स के अंदर मान लीजिए मैंने अगर किसी से लेना है कुछ तो मैं मान के चलता हूँ कि वो मेरा पैसा हो गया है, मेरी एसेट्स बन गया है, फ्यूचर में वो मुझे दे देगा। तो जब तक फ्यूचर में मुझे एक्सपेक्टेशन है वो दे देगा तब तक हम लोग मान के चलते हैं बेटा वो भी ऑनेस्ट है, मैं भी ऑनेस्ट हूँ। तो इसलिए ये एक्रूड
एक्रूड का मतलब जुड़ चुका है आपके पास बट अभी तक मिला नहीं है, तो ये भी आपके एसेट्स है बेटा। आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कंफर्म हो गया बेटा, ड्यू डेट भी आ गई बट अभी तक मिला नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, डेटर की तरह ही तो है, मिल जाएगा, बट आपकी एसेट्स कंफर्म हो गई है। एक्रूड कमीशन, आपके किसी के लिए कोई काम कर दिया बट उसका कमीशन अभी तक आप तक नहीं पहुंचा, तो डेट इज कॉल्ड, जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक एक्रूड कमीशन वो एक एसेट्स के रूप में स्टैंड करेगा बेटा। तो ये सब चीजें मेरी हैं। तो बच्चे इस तरह से बिजनेस के अंदर हमने जितनी भी करंट एसेट्स रीड करी, तो एक बार बेटा रिकॉल करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने करंट एसेट्स में बेटा कैश, हमने बैंक पढ़ा, हमने इन्वेंट्रीज को किया बेटा, हमने डेटर्स को किया, हमने बिल रिसीवेबल को किया अभी कंप्लीट, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को किया और हमने एक्रूड इनकम को। तो दीज आर आवर करंट एसेट्स। और ये चीजें बेटा कोई एक क्लास का काम नहीं है, कोई एक लेक्चर का काम नहीं है, ये तो आपको थियोरेटिकल समझाया जा रहा है आज, बट धीरे धीरे इनको जब इंप्लीमेंट करेंगे साथ साथ तो ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बिजनेस में बेटा ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अब दूसरी कौन सी एसेट्स हमने करी थी बेटा? फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को बच्चे नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। सब कुछ सिमिलरिटी है, वैल्यूएबल आइटम है, ओन्ड बाई बिजनेसमैन है, बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प कर रही है, बट ये लॉन्ग टर्म होती है बेटा। क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। और फिक्स एसेट्स को टेक्निकली फिर हम बाइफरकेट कर सकते हैं टू पार्ट्स में, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अभी क्लास 11th में बेटा टेंजिबल फिक्स एसेट्स ज़्यादा यूजेबल हैं, इनटेंजिबल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नॉलेज हमें दोनों की लेनी है। देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? टेंजिबल का मतलब एसेट्स विच कैन बी टच और विच कैन बी सीन और कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। मतलब बेटा इनटेंजिबल एसेट्स की फिजिकल अपीयरेंस होती है, और जैसा कि नाम ही है फिक्स एसेट्स, मतलब इनकी लाइफ भी 1 साल से क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ नेम से ही आप समझ जाएंगे बेटा। जैसे कि आप अपने बिजनेस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, प्लांट स्टेबल करवाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम इक्विपमेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह लगवाते हैं, मोटर व्हीकल्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेटा अगर आप इसको बाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, सो दीज आर कॉल्ड योर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल क्यों है? क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस है, वी कैन सीन, वी कैन टच। फिक्स क्यों है बेटा? क्योंकि इनकी लाइफ स्टेबल है, 1 साल से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा कोई फिक्स है बेटा, एक्सीडेंटली 1 साल से कम भी हो सकती है ना। मान लीजिए कोई प्लांट है, जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन जनरली बेटा जनरली इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए इनको फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब इनको कैसे इनके एक्सपेंस काटा जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो आगे की चीज़ है। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, दीज आर द एसेट्स विच आर फिक्स बट कैन नॉट बी सीन और टच। आप इनको देख और छू नहीं सकते बेटा, फील कर सकते हैं हम इनको, इनकी वैल्यू होती है, वैल्यूएबल आइटम है, ओन्ड बाय यू है, बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है, बट देख और छू नहीं सकते। कौन सी एसेट्स है भाई ऐसी? सोच सकते हो बेटा? है बेटा, इसके अंदर आती है बेटा पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड गुडविल, और बहुत सारी एसेट्स आ सकती है बेटा। ये सारे बेटा कहीं ना कहीं हमारे राइट्स होते हैं। अब राइट्स को जब हम अपने लिए रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो बेटा उनकी वैल्यू बन जाती है, राइट्स भी बेचे जाते हैं। पेटेंट्स है बेटा किसी चीज़ को बनाने का कोई फॉर्मूला, जैसे मेडिसिन जब बनती है बेटा, या अभी आजकल आप सुन रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन, तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा वो पेटेंट होता है। दैट मीन्स विदाउट परमिशन कोई और कंपनी नहीं यूज़ कर सकती, या फिर कंपनी सेल कर सकती है किसी को। ट्रेडमार्क, हर एक चीज़ का बेटा एक पैटर्न होता है, लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट, मान लीजिए कोई पब्लिशर है, बुक लिखता है, तो दूसरा पब्लिशर बेटा उस मैटर को प्रिंट नहीं कर सकता, कॉपीराइट। गुडविल, आपकी ब्रांडिंग, आपकी नेम की रेपुटेशन। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमारी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। तो इस तरह से बच्चे आई होप कि आप कम से कम एसेट्स के बारे में
हमने एक पिलर आज कंप्लीट किया है बेटा, अब 5 पिलर हैं तो इट टेक सम टाइम। तो ओवरऑल डिस्कशन ये है बेटा कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस को चलाने के लिए जब ये सारी एसेट्स या इनमें से कुछ एसेट्स हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं तो फिर एक बिजनेस की इमेजिनेशन हमारे माइंड में आती है बेटा। लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, जो कैपिटल से आएगा या लायबिलिटी से आएगा। तो बेटा इन द मीन टाइम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाकी पिलर करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बट इन द मीन टाइम आप लोग एसेट्स को अच्छी तरह कीजिए बेटा, और जब ये 5 पिलर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम थ्योरी बेटा और ग्रेसफुली कर पाएंगे। तो पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज़रूरी है कि हम लोग बिजनेस में अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों बनाते हैं, एज ए स्टूडेंट अकाउंट्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो इन हर चीज़ को बेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा बुक्स में, अकाउंट्स के अंदर। बट अकाउंट्स सबसे ज़्यादा बेटा जो प्योर सब्जेक्ट है वो हेड वाइज चलता है। और हेड्स क्या होते हैं, जैसे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आपने पढ़े बेटा कैश, इन्वेंट्री, है ना। तो आपको ये सबसे पहले हेड्स पता होने चाहिए कि क्या क्या इनके अंदर हेड्स आते हैं। तो आई होप कि बेटा ये नॉलेज आपके लिए आज यूज़फुल रहेगी। इसके बाद बहुत जल्द आपके साथ मिलूँगा बाकी पिलर्स के साथ, यानी कि कैपिटल क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है। तो टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर, थैंक यू।